सुप्रभात। हम पढ़ रहे थे लासा की और राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। राहुल जी ने लासा की और पाठ में अपने लासा की यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि वह नेपाल गए थे जब करीब फरी कलिम्पोंग का रास्ता नहीं खुला था, तब वो नेपाल के रास्ते होकर के गए थे। वो रास्ता किसी समय में व्यापारी की और सेना का रास्ता भी वही था, व्यापारी का रास्ता भी वही था और सेना के जवान भी उसी रास्ते से जाया करते थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली चीन की यात्रा की थी उसमें भिखारी के वेश में की थी, भीख मंगे के वेश में गए थे। और उन्होंने ये बताया कि वो रास्ता था जिस रास्ते से गए थे वहाँ जगह जगह चीनी सेना की चौकियाँ बनी हुई थी किसी समय। वहाँ से अब चीनी पलटन हट गई है, यानी वहाँ से सेना हट गई है। वहाँ कुछ मकान खंडर हो गए, कुछ मकानों में किसानों ने अपने घर बना दिए, बसेरा बना दिया है। ऐसे ही परित्यक्त यानी चीनियों ने जिस किले को छोड़ दिया उस किले में वहाँ पहुँचे और उन्होंने बताया कि वहाँ किसी प्रकार जाति पाति छुआछूत कुछ भी नहीं है, ना औरतें पर्दा करती है, यानी कोई अनजान व्यक्ति है वो भी घर में जा सकता है और अपनी झोली में से चाय निकाल करके देगा तो वहाँ की बहू और सास है जो चाय पका करके आपको दे देगी। और आपको डर है कि आपकी चाय में आपने जो मक्खन दिया है, जो आपने सोडा दिया पूरा नहीं डाला है, तो आप पास में जाकर खुद भी बना करके ला सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। लेखक कह रहा है कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, परित्यक्त के जिस किले को चीनियों ने छोड़ दिया, चीन की सेना ने, वहाँ से चाय पी करके मैं और मेरा दोस्त दोनों आगे चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी कहते हैं रास्ते का टैक्स, कर लेने आया रास्ते का। हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। हम 2 चिट बनवा के लाए थे चिट्ठियाँ, वो दोनों चिट्ठियाँ उस आदमी को दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे। लेकिन कह रहा उसी दिन हम थोंगला पहुंच गए। थोंगला वहाँ का एक छोटा कस्बा है, जगह का नाम है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। यहाँ सुमति है, सुमति एक मंगोल है, बौद्ध भिक्षु है। वो लेखक का साथी है। लेखक उसी के साथ में तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं और तिब्बत की यात्रा में वही उसका मार्गदर्शन कर रहा है रास्ते का। तो सुमति के जान पहचान के आदमी थे। ये बौद्ध भिक्षु है सुमति, वो हर साल हिंदुस्तान आता है, बुद्ध गया आता है, क्योंकि जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो हिंदुस्तान में बुद्ध गया आते हैं, बुद्ध की निर्वाण स्थली, और यहाँ आकर के दर्शन करते हैं। जैसे हिंदू गंगा और काशी हरिद्वार की यात्रा करते हैं, उसी प्रकार ये बौद्ध भिक्षु भी वहाँ की यात्रा करते हैं। तो ये वहाँ की यात्रा पे गए हैं। तो यहाँ की यात्रा से ही इनकी मित्रता हुई और मित्रता के बाद उसके साथ ही जाते हैं। तो लेखक कह रहा है कि सुमति के जान पहचान के कुछ लोग रह रहे थे। जान पहचान के लोग रहने के कारण भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। जब पहली यात्रा की उस समय ये भीख मंगे के वेश में गए थे, लेकिन सुमति की जान पहचान के लोग थे, इसलिए भीख मंगे होते हुए भी इनको रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिली वहाँ। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। 5 साल बाद फिर इन्होंने वहाँ यात्रा की, फिर से गए ये। लेकिन अब की बार क्या थे, भीख मंगे के वेश में नहीं गए थे, एक अच्छे सभ्य व्यक्ति के वेश में थे। ये एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, वो भी घोड़ों के ऊपर बैठ करके गए। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेकिन जब दूसरी बार इन्होंने 5 साल बाद यात्रा की, उसमें ये घोड़े के ऊपर सवार होकर के गए, लेकिन सभ्य वेश में जाने पर भी इन्हें किसी ने वहाँ रहने के लिए जगह नहीं दी है इनको। और हम गांव के सबसे गरीब के झोंपड़े में ठहरे। गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था, उस झोंपड़े में हमें रहना पड़ा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। लेखक कह रहा है बहुत कुछ क्या है, उस समय वहाँ के लोगों की कौन सी वृत्ति है, उस वृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि 5 साल में कितना बदलाव हो गया। लोगों की मनोदशा बदल गई। 5 साल पहले भिखारी के वेश में गए थे तो भी उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली, लेकिन 5 साल बाद गए अच्छे सभ्य वेश में, घोड़े के ऊपर बैठ कर गए, अच्छे व्यक्ति के, लेकिन उस समय भी उन्हें किसी ने अपने घर में घुसने की अनुमति नहीं दी। फिर लेखक कह रहा है कि जो तिब्बत के लोग हैं, जो शाम के वक्त, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। वहाँ के लोग हैं शाम के समय में शराब पीते हैं और शराब पी करके उन्हें कुछ भी
ध्यान नहीं रहता है, अपने आप को ठीक रखते हैं, क्योंकि शराब पीना यानी कि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग शाम के समय में शराब का सेवन करते हैं और वो अपने होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, यानी ठीक रहते हैं, उन्हें कुछ किसी प्रकार का संकट नहीं रहती है। लेखक आगे कह रहा है, आप अपने बुक से चैप्टर निकालते रहना। लेखक कह रहा है अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। लेखक डांडा थोंगला पार करने की बात कहता है, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची यानी दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। लेखक कह रहा है कि हम जब परित्यक्त चीनी किले से निकल गए और डांडा थोंगला आ गए। थोंगला यानी कि डांडा कहते हैं पहाड़ के सबसे ऊपर का भाग, जो ऊपर का भाग है उसे डांडा कहा है, यानी सबसे ऊंची जमीन और सबसे कठिन जमीन। डांडा यानी कठिन की जमीन, बहुत कठिनाइयों से चढ़ा जाता है। अब हमें बहुत कठिनाई के रास्ते पार करने थे, यानी कि चढ़ाई पे, सीधी चढ़ाई पे चढ़ना था। डांडे हैं जो तिब्बत में सबसे खतरे की जमीन है। डांडों के ऊपर जाना है, सबसे खतरनाक जगह है, वहाँ की यात्रा करना। और हमें समुद्र तल से लगभग 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण उस चढ़ाई पे चढ़ना था। अब दूर दूर तक, मीलों तक कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई किसी का घर दिखाई नहीं देता था। मीलों तक नजर डालो, कहीं कोई घर, गांव, गिराव नहीं दिखता था। लेकिन कह रहा है यानी कि जैसे जैसे हम चढ़ते पहाड़ों के ऊपर नदियों के मोड़ दिखाई देते थे। पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी नहीं दिखा जाता था, क्योंकि रास्ते एकदम घुमावदार थे, नदियाँ भी मुड़ रही थी जगह जगह, इसलिए दूर दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं देता था। डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह थी। डाकू वहाँ आकर के छिप जाते थे उन रास्तों में। तिब्बत में, लेखक कह रहा है, तिब्बत में गांव में आकर अगर कोई किसी को मार डालता है तो उस समय तो उस खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में, इस एकांत स्थान में अगर कोई किसी के ऊपर आक्रमण कर दे और कोई किसी को मार डाले तो उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। वहाँ जाकर कोई ध्यान नहीं रखता है। इन निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, कोई चिंता करने वाला नहीं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। यानी कि डकैत क्या करते हैं, पहले आदमी को मारते हैं, पिस्तौल चलाते हैं, उसके ऊपर पहले आदमी को मार डालते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके जेब में कुछ है कि नहीं, उसके पास कुछ पैसा है कि नहीं, उसके पास कुछ धन है या नहीं है। हथियार का किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है तिब्बत में। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग क्या है, पिस्तौल लेकर के घूमते हैं। हर व्यक्ति के पास पिस्तौल मिल जाती है, जैसे लठ लेकर के घूमते हैं। फिर लेके कह रहा है, डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। देखो डाकू है, और डाकू अगर खुद सामने वालों को पहले मारेगा नहीं तो क्या पता सामने वाले के पास में पिस्तौल है, उसको मार डाले पहले, उसको खुद को मरने का खतरा होता है, प्राणों का खतरा रहता है। इसलिए डाकू सबसे पहले क्या करते हैं, सामने वाले के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। जब हम गांव में गए तो हमें पता चला कि पिछले साल थोंगला में एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि हमें इतना डर नहीं था, क्योंकि हम भीख मंगे थे, हम भिखारी के वेश में गए थे। और जहाँ कहीं भी ऐसी हालत देख लेते कि हमारे सामने डाकू है तो हम क्या करते, हम अपनी टोपी उतार करके उसके सामने फैला देते और कहते कुची 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 कुची, यानी कुची कुची एक तिब्बती शब्द है, यानी हमारे ऊपर दया करो, दया करो, 1 रुपये का दान दे दो। हम उसके सामने भीख मांगने लग जाते।
इसीलिए डाकू भी सोचते कि ये तो हमसे भी गया भी था, ये भी भिखारी है, इस भिखारी को मार करके क्या करेंगे। ऐसे जहाँ कहीं सूरत देखते हैं ऐसी हालत बन जाते, डाकू आ गया है तो हम तुरंत उसके सामने टोपी निकाल करके भीख मांगने लग जाते थे। फिर लेखक कह रहा है, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन सीधी चढ़ाई थी ऊंची, पीठ पर सामान भी बहुत कुछ था हमारे पास, और अगला पड़ाव 16-17 हज़ार मील से कम नहीं था। 16-17 मील से अगला पड़ाव था, 16-17 मील, लगभग 25-30 किलोमीटर चलना था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे, यानी कि हमें लंकोर पहुँचना है आज, और लंकोर तक जाने के लिए 2 घोड़े कर लिए जाए ताकि हम आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार हो गए और ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ थी न सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की जंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं डोंकी वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। एक घर में पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पहले दिन की यात्रा के बारे में बताया। वो डांडा थोंगला पार करके आए। दूसरे दिन जब लंकोर जाना था तो लंकोर जाने के लिए वहाँ के दुर्गम पहाड़ों के ऊपर चढ़ना था। उन्होंने अपने मित्र सुमति को कह दिया, तुम घोड़े कर लो। उन्होंने घोड़े भी कर लिए और डांडे पे जाने से पहले एक बार चाय पी ली और रवाना हो गए घोड़े के ऊपर बैठ करके। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। लेखक कह रहा है, दोपहर के समय में वो डांडे यानी ऊपर की ज़मीन के ऊपर चले गए, पहाड़ के ऊपर। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर था, यानी समुद्र के तल से लगभग 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर थे वो उस समय। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यानी कि हमारे दक्षिण से और पूरब भाग की तरफ हमने देखा बर्फ से आच्छादित बहुत सारे पर्वत दिखाई दे रहे थे। वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी सफ़ेद। बीटे की ओर दिखने वाले, बीटे कहते हैं टीले के आकार के ऊंचे ऊंचे स्थान, एकदम सफ़ेद, बिल्कुल नंगे थे। पर्वत एकदम बिल्कुल नंगे दिख रहे थे। नंगे इसलिए दिख रहे थे कि बर्फ पड़ी हुई थी। बर्फ थी तो वहाँ किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं थी, कोई हरियाली नहीं थी, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, इसलिए नंगे दिखाई दे रहे थे न। फिर लेखक कह रहा है कि न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह हरियाली। यानी बर्फ़ की, ये गर्मी के मौसम में गए थे, बर्फ़ पिघल गई थी कुछ पर्वतों के ऊपर। कुछ पर्वत थे जो एकदम सफ़ेद दिखाई दे रहे थे, उनके ऊपर बर्फ़ थी, और कुछ पर्वत ऐसे दिखाई दे रहे थे जो एकदम वहाँ की बर्फ़ पिघल गई थी। जो नीचे थे उनके ऊपर बर्फ़ नहीं थी, लेकिन किसी प्रकार की हरियाली भी नहीं थी, क्योंकि अभी अभी वो उन दिनों में ही बर्फ़ पिघली है गर्मी का मौसम होने से।
उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी। उत्तर की तरफ देख रहे थे, वहाँ बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। पहाड़ी के ऊपर का जो स्थान होता था उसे डांडे के देवता का स्थान कहा है लेखक ने। वहाँ जो लोग जाते थे वो पत्थरों का ढेर करते थे, वहाँ जाते पत्थर इकट्ठे करते। वहाँ पे जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की जंडियों से सजाया था। यानी कि वहाँ जो भी जाता था एक एक पत्थर डालता था, पत्थरों का ढेर हो गया था। वहाँ जानवरों के सींगों को इकट्ठा करके सजाया हुआ था और वहाँ विभिन्न प्रकार की झंडियाँ लगा ली थी डांडे के स्थान को। फिर लेकर कह रहा अब हमें बराबर उतराई यानी नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। यानी कि लेखक कह रहा है चढ़ाई तो थोड़ी मुश्किल लगी लेकिन उतराई मुश्किल नहीं थी। शायद एक सवार साथी हमारे चल रहे थे, हमारे साथ साथ एक दो साथी और चल रहे थे, वो भी घोड़े के ऊपर सवार होकर के आए थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। सुमति का घोड़ा तो अच्छा था, वो तेज चल रहा था आगे आगे। मेरा घोड़ा था वो बहुत धीमे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा करा। मैंने सोचा कि पहाड़ के ऊपर चढ़ा है इसलिए ये घोड़ा धीरे चल रहा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ा है, चढ़ाई पे तो घोड़ा थक गया होगा। लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया उन साथियों से, बहुत पीछे रह गया। यानी कि मैं डॉन क्विक्सोतो की तरह झूमता जा रहा था। डॉन क्विक्सोतो एक यूरोप के साहित्यकार हुए हैं, वो अपने हाल में मस्त रहते थे, वो प्रकृति के ऊपर लिखा करते थे। तो ये कह रहे हैं मैं डॉन क्विक्सोतो की तरह एकदम झूमता हुआ कहीं जा रहा हूँ, वैसे ही आगे बढ़ने लगा। जान नहीं पड़ता था कि मेरा घोड़ा है जो आगे बढ़ रहा है या पीछे मुड़ रहा है। बहुत धीरे धीरे जब मैं जोर लगाता तो वो और सुस्त पड़ जाता था मेरा घोड़ा। आगे दो रास्ते फूट रहे थे, हम कुछ आगे गए, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर। मैं गलत रास्ते के ऊपर चला गया और गलत रास्ते के ऊपर 1.5-2 मील आगे चला गया। और वहाँ जाकर एक घर में पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा था। उसने कहा लंकोर जाने का जो रास्ता है आपको वापस पीछे जाना है और दूसरे रास्ते के ऊपर चलना है। मैं वापस आया और उस रास्ते के ऊपर चलने लगा। यानी कि जब मैं आगे तक पहुँचा तब तक सुमति आगे पहुंच गया। यानी 5 बज गई थी और 5 बजे के करीब मैं लंकोर पहुंचा। उस समय सुमति मेरे लिए गर्म चाय बना करके रख रखी। वो कह रहे हैं पूरे गुस्से में थे, मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहे हैं मंगोलों का मुंह है जो एकदम लाल होता है और गुस्से में उस समय उनका चेहरा पूरा लाल दिख रहा था, क्योंकि मैं एकदम पीछे रह गया। तो उन्हें लगा कि कहाँ खो गया ये, और मुझे कहने लगे कि मैंने 2 टोकरी उपले यहाँ जला डाले हैं चाय को गर्म करने के लिए तुम्हारे लिए, और तुम अभी तक पहुँचे ही नहीं हो। उन्होंने 3-3 बार चाय गर्म किया लेकिन मैं पीछे रह गया। वो बड़े गुस्से से कहने लगे। मैंने बड़ी नरमी से उन्हें जवाब दिया, भाई मुझे कैसा घोड़ा मिला है, ये घोड़ा ही नहीं चल रहा था तो मैं आगे कैसे चलूँ। फिर लेखक कहता है कि जो भी हो, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी वो शांत भी हो जाते थे। और रात को वो लंकोर में एक बहुत अच्छी जगह ठहरे, अच्छी जगह रहने मिला। उन सुमति के बहुत अच्छे यजमान भी थे। पहले वहाँ चाय और सत्तू खाया, और सत्तू कहते हैं भुना हुआ आटा होता है, उस से लड्डू बनते हैं, वो सत्तू खाया। और रात को गरम थुक्पा कहते हैं, ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जिसमें मांस, मछली, शराब सब मिला करके खाया जाता है, वह थुक्पा कहलाता है। तो रात को उन्होंने थुक्पा खाया। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे का पैराग्राफ आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमें ये पता चलता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है। वहाँ की इस पूरे दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि डांडा थोंगला है वो कितना, वहाँ के रास्ते कितने दुर्गम में, कितने कठिन है। पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने वहाँ के भौगोलिक वातावरण के बारे में बताया, वहाँ की संस्कृति के बताया कि वहाँ कोई छुआछूत नहीं है, किसी का जाति पाति नहीं है, इस बारे में बताया। दूसरे में बताया उन्होंने कि वहाँ डाकू के लिए कोई कानून नहीं है। अगर एकांत में किसी की हत्या हो जाती है, किसी को कोई कुछ कर देता है तो उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। वहाँ आम व्यक्ति लाठी की तरह पिस्तौल लेकर के घूमते हैं, यानी कि उनके लिए कोई कानून नहीं, हथियार का कोई कानून नहीं है तिब्बत में उस ज़माने में। यानी कि 1929-30 के आसपास हथियार का कोई कानून नहीं था, यानी कि वहाँ आम व्यक्ति पिस्तौल लेकर के घूमते थे। और लेखक ने कहा कि हम तो भीख मंगे के वेश में गए, हमको कहीं ऐसी जगह दिखती कि डाकू हमारे सामने आ रहे हैं, हम टोपी निकाल करके दया की भीख मांगते। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ भयंकर ठंड भी पड़ती है, वहाँ के रास्ते बहुत ही दुर्गम है, एकदम सीधी चढ़ाई है, उन चढ़ाइयों के ऊपर चढ़ना था।
उन्हें घोड़े करने पड़े और घोड़े के ऊपर बैठ करके गए, लेकिन उनका घोड़ा धीमा पड़ गया। सुमति उनका मित्र है, सुमति उनके ऊपर गुस्से हुआ तो उसका भी वर्णन उन्होंने बड़े सभ्यता से, बड़े हाथ जोड़कर नम्रता से कहने लगे कि भाई मित्र गुस्सा मत होइए, मुझे कैसा घोड़ा मिला है, ऐसा घोड़ा मिला इसलिए मैं लेट आया। और फिर उन्होंने वहाँ के खाद्य पदार्थ के बारे में बताया कि वहाँ का खाद्य क्या है। वहाँ के लोग चाय के साथ सत्तू खाते हैं और रात को गर्मा गर्म थूका रात के समय में ऐसा भोजन करते हैं ताकि उनका शरीर गर्म रहे। मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। धन्यवाद।